बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ राज और ये मकबूल जान के साथ। इलेक्शन के बादल सर पर छा चुके हैं, इलेक्शन की तारीख भी आ चुकी है, ऐलान भी हो चुका है और कैंपेन का आगाज़ दोनों जानिब से हुआ। तहरीक इंसाफ का जो आगाज़ था उसको तो तोड़ के रख दिया रियासती जबर की वजह से, लेकिन इमरान खान के मद्दे मुकाबले इस टाइम एक बड़ी ख़तरनाक लीडर है। और ये साहब से इलेक्शन की बात भी करते हैं, लेकिन और ये साहब इलेक्शन की बात भी मुझे बताएं, हो रहे हैं नहीं हो रहे, कब हो रहे हैं। साथ ही साथ इमरान खान के मुकाबले में तो एक बड़ी पढ़ी लिखी लीडर आ चुकी हैं, जाके पोलियो जैसी किताबें पढ़ी हैं उन्होंने, डेंगू भी पढ़ा है, ये वो अलग किस्म की उनकी किताबें, उनकी खतरनाक किस्म के नाम है और उनकी अपनी एक हिस्ट्री। देखिए, मरियम के बारे में मेरा एक जायज़ा है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी नफ्सियातदान पाकिस्तान के भी हैं और बाकी भी, मरियम नवाज़ के चेहरे के एक्सप्रेशन से, उसकी गुफ्तगू के एंगल से, उसके गुस्से से, उसकी बाकी चीज़ों से बड़ी आसानी से असेसमेंट की जा सकती है कि उसकी पर्सनैलिटी किस किस्म की है। मरियम की शख्सियत के अंदर एक इंतकाम है, एक गुस्सा है और एक इतना शदीद किस्म का रिएक्शन है कि जिसने उसको एक साइकोपैथ बना दिया है। और ये साइकोपैथ जो है ना, इसकी एक बेसिक करेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये पढ़ता वढ़ता कोई नहीं है। दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि बेसिकली डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी होता है, क्योंकि वो समझता है कि इस बात दो काम उसके अंदर होते हैं। एक तो ये समझता है कि पाकिस्तान का या दुनिया का बहुत मकबूल तरीन आदमी हूँ और मेरी मकबूलियत जो है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा जो वो समझता है कि मेरे खिलाफ हर बंदा साजिश कर रहा है। ये दो उसके साइकोपैथ के एक बेसिक, इसको कहते हैं डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडर और डिल्यूजन्स ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर ये है कि मुझे तो बस इसके बाद मैं बहुत तगड़ा हूँ, मैं खूबसूरत बहुत हूँ, मैं हर चीज़ में मैं पढ़ा लिखा बहुत हूँ, मैं शानदार, ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर कहते हैं। आपकी अचीवमेंट कोई नहीं होती। मतलब ये इल्ज़ाम इमरान खान पे भी लगाया जा सकता है कि उसके अंदर ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर, लेकिन उसके पीछे एक क्रेडेंशियल्स हैं कि बंदा है क्रिकेट मैच में गया है, 92 का वर्ल्ड कप जीता है, फिर शौकत खान की कैंपेन है, फिर सारा उसको एक जस्टिफिकेशन बनती है कि वो इतना उसको कह सकते हैं कि उसने अपना डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर ज़रा सा बड़ा कर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी उसके पास रीजंस मौजूद हैं। लेकिन मरियम के पास तो बिल्कुल कोई ऐसी रीज़न मौजूद नहीं ग्रैंडर होने की। फिर परसिक्यूशन उसका बहुत ज़्यादा है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, हर बंदा मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी भी कर रही है, दूसरे भी कर रहे हैं। मतलब बड़े बड़े मजे के, मतलब एक उन्होंने अभी बात की है कि मुझे अपना आसिफ सईद खोसा ने कहा था कि मुझे एक्सटेंशन दें। जज की एक्सटेंशन जो है वो उसके लिए आइन में तरमीम चाहिए, तो आइन में तरमीम के लिए इमरान खान का वोट भी चाहिए थे साल, उसके बगैर तरमीम नहीं हो सकती थी। तो इमरान खान का वोट ना मिला, उसका मतलब हम इसी तरह उन्होंने एक और मजेदार बात की, क्योंकि होता पता क्या है कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर में बंदा रैशनल थिंकिंग खत्म हो जाती है, दलील के साथ सोचना बंद हो जाता है। इसलिए उन्होंने बड़ा मजेदार कहा, उसने कहा कि आपने इमरान खान के 61% जो है वो फैन है, तो उसने कहा हमारे 3 है, 36, 38, 110% हो गया। मसला ये था कि हर बंदे को उन्होंने 100% का यूनिट बना के कहा था, इतने उसको पसंद करते हैं, इतने उसको नापसंद करते हैं। तो ये चीज़ थी। तो बहरहाल ऐसे लोग जो है ख्वाब के अंदर रहा करते हैं। और मुझे दुआ ये है कि अल्लाह ताला उसको इस चीज़ से निकाले, उनका ऐसे लोगों का ख्वाब टूटे तो फिर उनकी शख्सियत बिखर के रह जाती है, बहुत बुरी बिखरती है। अभी और बिखरनी है, इसलिए मुझे पता है रियलिटी कांटेक्ट है। दूसरी बात यह है कि खैर इसी तरह बारे बहुत बस हमारे अक्सर लीडर्स के अंदर ये चीज़ मौजूद है। आप किसी भी लीडर का आप नाम ले लें जिसको अचानक बहुत ज़्यादा शोहरत मिल गई हो, तो उसके अंदर एक लीडर, और फिर उसके साथ एक और गलाजत हमारे यहाँ आ गई है, हमारी इस सारे मामले के अंदर वही आई है कि, और वो सोशल मीडिया की वजह से आई है कि हमने शराफत की ज़ुबान छोड़ दी और हम खुश होते हैं, गलीज़ ज़ुबान से भी खुश होते हैं। बस फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 लफ्ज़ हैं जो इस्तेमाल होते हैं, एक यूथिया इस्तेमाल होता है, एक इमरानडू इस्तेमाल होता है। ये दोनों गालियाँ हैं, ठीक है, ठीक। ये दोनों हम बड़े आराम से, हम बड़ी शानदार तरीके से शेयर करते जाते हैं। मरियम नवाज़ भी शेयर करती है, बाकी लोग भी शेयर करते हैं। उधर से पटवारी है, बताए दूसरा उनकी तरफ से कोई लफ्ज़ है, मेरे ख्याल मुझे नहीं याद आता कौन सा लफ्ज़ है, लेकिन पटवारी का एक लफ्ज़ वहाँ पर है। चलो ठीक, लेकिन इस तरह गालियाँ तो नहीं है फिर भी, ये दोनों गालियों से बनाए गए लफ्ज़, दोनों बुनियादी तौर पर गालियाँ हैं और उनको कन्वर्ट किया गया है। ये बहुत ही गलाजत। बहरहाल इलेक्शन की फ़िज़ा मुझे बड़ी खौफनाक लगती है, लेकिन क्या इलेक्शन होंगे, ये बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान में अक्सर अवकात अभी कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो एक शायद पैच करके बीच में लें,
मुझे नहीं लग रहा था कि इलेक्शंस जो हैं इतनी जल्दी इस तरह की सूरत हो जाए। कुछ लोगों की ख्वाहिश है और कुछ मुल्कों की भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इनकलाब लाया जाए जैसा इनकलाब इंडोनेशिया में लाया गया था, और जैसा इनकलाब जो था वो मिस्र में लाया गया था, और जैसा इनकलाब चिली में लाया गया था। इंडोनेशिया में जब सुकार्नो जो था अमेरिका के ख़िलाफ़ हुआ था, तो सुहार्तो को उन्होंने लाने के लिए कहा था कि तुम टेक ओवर कर लो। सुहार्तो को परमिशन दी गई थी कि तुम जितने बंदे मारोगे हम तुम्हारे साथ हैं। तो सुहार्तो ने 10 लाख बंदा मार दिया था इंडोनेशिया में, 10 लाख बंदा, थोड़े नहीं होते, बहुत बड़ी फिगर। और सुहार्तो उसके बाद 30 साल हुकूमत करता रहा था। ठीक, चिली में आलंदे को लेके मुकाबले में पिनोशे को लेके आए थे, और उसको ने कहा था कि मुझे इजाज़त दो कि मैं यहाँ पर भी, क्योंकि अमेरिका साथ था, तो अमेरिका ने उसको बाकायदा उसको कहा कि ठीक है तुम जो मर्जी। उसके बाद उसने तो 3-3.5 लाख मिसिंग पर्सन कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। आखिरी जो हमारे यहाँ सामने आया है वो मिस्र का है कि जिसमें मुर्सी, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भरे, वो शख्स जेल में मरा है, और उसको भी ये कह दिया गया था कि तुम जितने बंदे मारोगे हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, उनको पाकिस्तान के जोग्राफिए और पाकिस्तान के सराउंडिंग और पाकिस्तान के इलाके और पाकिस्तान के प्रॉब्लम से आगाही होनी चाहिए। मैं बहुत बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। पाकिस्तान में 2 खित्ते ऐसे हैं कि जो खित्ते गुज़श्ता तकरीबन 30 साल से बहुत गर्म है। एक खित्ता है आपका वज़ीरिस्तान का, और उसके बाद शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान का और पाजोड़ ये इलाका, और उसमें तालिबान दोबारा TTP जो है वो दोबारा, तालिबान तो नहीं कहना चाहिए, TTP दोबारा अमर्ज करके ऊपर आई। और दूसरा खित्ता आपका बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान की ट्रेन और इलाका ऐसा है कि अगर वो खुदा न खास्ता शिद्दत से गर्म हो जाए तो आप उस ट्रेन के अंदर, अभी तो वहाँ लोग हैं कि जो आपको मिल जाते हैं, उसको सेवल कर सकते हैं, उस ट्रेन में आप काम नहीं आ सकते। यानी वो ट्रेन और अफ़गानिस्तान की ट्रेन ऐसी एक जैसी है। तो अमेरिका की फ़ौज नहीं आई थी तो आप क्या कर लेंगे। सही बात है। और अगर आप पंजाब के साथ में, आपको पंजाब का दिमाग सीधा करने का आपने ठेका ले लिया और आपने कराची का दिमाग सीधा करने का ठेका ले लिया, तो फिर आपको अमेरिका ने कह दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो फिर आप यहाँ पे बंदे नहीं मार सकोगे, क्योंकि फिर आप वहाँ पर से आपको निकलना पड़ेगा। तो क्या वो किसी और के हवाले कर जाओगे खित्ते। एक ये, दूसरा आपके साथ इंडोनेशिया के साथ इंडिया नहीं था, भारत नहीं था कि इंडोनेशिया पे हमला करता या नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करता या अपने बंदों को लेके आता, कहता ख़राब हो रहा है तो और ख़राब करो। ठीक है, इंडोनेशिया को उन्होंने सुहार्तो के तहत मुस्तहकम किया था, कर लिया। चिली को उन्होंने पिनोशे के तहत मुस्तहकम किया था, कर लिया, उसको स्टेबलाइज कर लिया। मिस्र के साथ इसराइल था, उसने उसकी मदद की। मिस्र के साथ सूडान था, नहीं उसको मिस्र के साथ सऊदी अरब था जिसने $10 अरब दिए कि लाओ बंदे मारो, सब कुछ था ना। पाकिस्तान के साथ इस तरफ वो है अपना क्या नाम है अफगानिस्तान है, और साथ आपके चीन है। और हालत आपकी ये है कि आप इतने अकेले हो चुके हुए हो कि कल ईरान और सऊदी अरब की उसने सुलह करवाई है चाइना ने। अब चाइना के तहत हो गया सऊदी अरब से, आपको पैसा कौन देगा? आपको तेल मुफ्त कौन देगा? अमेरिका, जिसने ज़िंदगी में कभी किसी की इस तरह की मदद नहीं की। वो तो ₹1 देता है तो फिर ट्रंप कहता है हमसे पैसे खा के तुम लोग जो है ना बेगैरत हो गए और क्या हो गए। ये फिक्र थे उसके, ऐसे ही उल्टे। तो एक तो ये सिनेरियो बन रहा है कि इलेक्शन जो है किसी ना किसी तरीके से वो ख़राब हो सकते हैं, बीच में आ जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाएगी, ये हो जाएगी। दूसरा यह है कि बिठाएं और दरमियान में लाने की कोशिश करें। अब तक जितने भी आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं वो भोंडे तरीन आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं। पैसा नहीं है, मैंने उससे भी आर्गूमेंट दिया था कि इतना आसान है कि आप सिंपल एक डिफिसिट फिनांसिंग है। लेकिन एक और है, तकरीबन को 35-36 गोल्फ कोर्सेज हैं, उसमें से 90% जर्नैलों के पास है। ठीक है, आप वो पब्लिक मनी है, और कानून ये कहता है कि वो पैसा जो ज़मीन जो डिफेंस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल ना हो रही हो, वो ऑटोमेटिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मलकियत हो जाती है। तो गोल्फ कोर्स से आप तोप तो नहीं लगा रहे ना, मिसाइल तो फिट नहीं कर रहे, आप तो गोल्फ खेल रहे हैं। वो गोल्फ 2 गोल्फ कोर्स बेच दें, इलेक्शन का खर्चा निकला था, बड़ी आसानी से निकल आता है। लेकिन गोल्फ कोर्स जर्नैलों का बेचना कैसी आप गुनाहगार जिमखाना बेच दो भाई, छोड़ो जर्नैलों को जिमखाना का गोल्फ कोर्स बेच दो, कराची जिमखाना का गोल्फ कोर्स बेच दो, बेचो। ठीक है, नहीं बेच सकते तो एक GR बेच दो, खत्म।
GR1 बेच दो, इनको कहो ये किराया तुम्हारे जाके लो, बेच दो। गवर्नर हाउस के लॉन्स बेच दो, क्या जरूरत है, गवर्नर हाउस रहने दो, लॉन्स बेच दो उसके। खर्चा निकालना पाकिस्तान में इलेक्शन का कौन सा मुश्किल काम है। और जहाँ तक सिक्योरिटी का तलक है, उतने पैसों से आप प्राइवेट सिक्योरिटी भी रख लो। ये तो एक्सक्यूजेज हैं सिर्फ, जो कि कोई भी बनाना बहरहाल मैं जो भी इसके साथ खेलेगा, पाकिस्तान के इलेक्शंस के साथ और आने की कोशिश करेगा, वो एक तो मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर अपनी इज्जत भी तबाह करेगा और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भी दांव पे लगा देगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अपनी इज्जत को आपने उसके साथ खिलवाड़ कर दिया है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल दांव पे लगा दिया है। गोल्फ कोर्सेज बड़े स्ट्रेटेजिकली, और ये साहब तो कह रहे हैं बेच दो, मैं तो कहता हूँ जर्नैलों की जगह बड़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बड़ी खास मीटिंग नहीं, सिविलियन बेच दो भाई, ना बेचो उनकी। मैं सिविलियंस को बेच दो, उनको खैर है जाके, मेरी को तो हैसियत ही नहीं है, ना ही आपके जो देखने वाले हैं इनको आपने कुछ नहीं कहना, ऐसी गुनाहगार बातें दोबारा नहीं करनी। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।